नौकरी मिलेगी सिक्योरिटी है मेरे लिए घर बनेगा मेरे लिए सिक्योरिटी है। ये 4th रो की बातें हो रही हैं, ठीक है इस वक्त। तो ये चीज़ शादी करेगा, ये सारी सिक्योरिटी है उसके लिए। और फिर जो है जब वो सिक्योरिटी के मामला भी उसके क्लियर हो जाते हैं, वो उसको घर मिल जाता है, उसको जॉब मिल जाती है, तो वो फिर लाइफ में क्या पीरियड आता है, वो किसी अदारे में होता है, वो परफॉर्मेंस देना चाहता है। फिर वो कोई परफॉर्मेंस आपको देना चाहता है, अच्छी परफॉर्मेंस। और जब वो परफॉर्मेंस भी दे जाए, फिर उसको वो कंपनी कैसा एक रोल देती है जो लीडरशिप का होता है। फिर उसको लीडर बनना होता है। उसमें क्या होता है आपके पास कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और एक वक्त आता है जब आप रिटायरमेंट के करीब हो जाते हैं, बस यार थक गया ये जिम्मेदारी निभाने। अब ये तो हमारी जिंदगियों में आम बातें आती हैं। अब चले थोड़ा सा पैथी के वाले से रोज को देखते हैं। मैं आपको ये कह चुका हूं, कभी होता नहीं ऐसा कि सोर्स ना बोले। वो एक अलग बात है कि हम मरीज की बातों को सुनते तो रहते हैं, पहले तो बात हम केस टेकिंग नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली आप भाई हैं और आप भाई हैं, इसको महसूस ना कीजिएगा। यकीन करें हम केस टेकिंग नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ, आप अपनी बात करते हैं, मैं अपनी बात करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर इखलाक रहीम को आज भी केस टेकिंग सीख रहा है, तो ये बात मान लें मुझे भी केस टेकिंग नहीं आती। मैं पिछले दिनों हम चले गए एक बदकिस्मती से एक प्रोग्राम में वहाँ पर मेरा अब लेक्चर था, वो बात वो डॉक्टर साहब वाली हो गई कि वो खासा भी कलाम आगे नहीं मुनासिब करनी। और मैं खासों की बात ना आमों के आगे कर बैठा, मुझसे ही गलती हो गई। और वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, बाद में उन्होंने आधे घंटे का लेक्चर सिर्फ मुझ पर ही दे दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि उठ के इनको इंटरप्ट करूँ सर मैं, क्योंकि मैं रोकूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ये हमारे दादा ये हमारे नाना की उम्र का है, तो मैंने कहा इसको एक्सपोज होने दें। ठीक है, अब मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब कि हमें डॉक्टर साहब की समझ नहीं आई, आधे घंटे का लेक्चर भी दे दिए। मैंने कहा ये तो पैथी के कायम अली शाह साहब समझ भी कोई नहीं आई, आधे घंटे का लेक्चर भी दे दिए। अच्छा, फिर हम नहीं बोले बिल्कुल भी। और कहा दिया बदकिस्मती से मुझे दुख इसलिए होता है कि अब डॉक्टर साहब है ना, मतलब आप इनकी इज्जत करते हैं, इनको हमें समझते हैं कि डॉक्टर साहब पास इल्म है, वो काम कर रहे हैं, इनकी रिप्यूट है। जो आप पिंडी वालों की नज़र में है, मतलब पिंडी वालों के लिए डॉक्टर साहब का जो है वो रोल वो किसी और तरह का है। अगर ये बात यहाँ खड़े होकर करेंगे ना कोई, तो पिंडी वाले मुझसे ज़्यादा बात इनकी फॉलो करेंगे। सीधी सी बात है, जाना सी बात। अब वो कॉलेज के प्रिंसिपल भी वो कहते हैं जी इतनी लंबी चौड़ी केस टेक कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर इखलाक की बातें कर रहे हैं, भला इतने लंबे को केस देता है कोई, इतना लंबा केस ले सकता है? जब ये उस्ताद बात करेगा तो स्टूडेंट किधर जाएगा? जब आप केस टेकिंग पूरी नहीं करते तो सोर्स कहां से नजर आएगा? जो बातें करेंगे कहां से नजर आएंगे? आप यकीन करें, आपसे कोई झूठ नहीं बोला जा रहा है। डॉक्टर साहब इस चीज के विटनेस हैं कि मेरा जो केस होता है ना, वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की कंसल्टेंसी होती है। मुझे क्यों लोग देखे जाते हैं? मेरे पास क्यों 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठे रहते हैं? जब हमें पैसे अच्छे मिलते हैं ना, तो काम भी अच्छा करना चाहिए। तो हम मेहनत नहीं करते, तो ये चीज़ें हमें क्या नजर आएंगी? कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर वो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाके जब लोगों को बताते हैं, वो कहते हैं सेंसेशन मेथड तो बकवास है, हमें कोई समझ नहीं। भैया आपने पूरा केस ही क्यों नहीं लिया? पहुंचे नहीं आप वहां पर। अच्छा, ये कभी नहीं होता कि सोर्स ना बोले, ये तो दिमाग में ना पक्की बात बिठा लें आप। मैंने एक मरीज को
हमने ना एक मरीज को जो है ना वो दवाई प्रेस्क्राइब की बटरफ्लाई। अगर इस बात को तो मानते हैं कि बिलमिसल इलाज है, तो अगर आपका मरीज जीनोन से ठीक होना है ना, सारी होम्योपैथी खोल के पिला दें, वो जीनोन से ठीक होना। ये तो बात मानते हैं ना। डॉक्टर साहब उसने मुझे ये कहा, एक बात वो कर रही थी, हैंड जेस्चर कैसे कर रही थी, मैं ये समझा शायद एनाकार्डिसी है या कैप्टेसिया है, ये बार बार ऐसे। मैंने उसको पूछा ये क्या है, कहती ये मतलब बंद हो जाती कुछ चीज। कहती मैं ना इसमें बंद हूँ। मैंने कहा अच्छा, इसमें कहती मैं बंद हूँ, मैं इससे निकलना चाहती हूँ। वो मुझे अब वो अपनी बातें बताई कि कोई चीज़ है जिसमें मुझे मैंने कहा ये बंद, कहती इसमें बंद, कहती यही तो मेरा मसला है, मैं इसमें बंद। मैंने कहा ये क्या मतलब है कि इसमें बंद है? कहती मैं इसमें रहना नहीं चाहती, मुझे घुटन होती है, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो देखिए मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, मैं इससे निकलना चाहती हूँ। आप आज जाके YouTube के ऊपर बटरफ्लाई की डेवलपमेंट देखिए, वो कैसे उसका कोकोन बनता है। कोकोन एक गंदी जगह होती है जिसमें वो रहती है, और फिर उससे एक दिन वो निकल जाती है। ये उसने सारा जो सोर्स था पीछे से वो मुझे बोला। तो जिस खातून ने बटरफ्लाई से ठीक होना था, उसको पल्साटिला बेलाडोना से कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर ये बिलमिसल ट्रीटमेंट है? थोड़े बहुत फायदे ले सकते हैं आप, थोड़े बहुत मुख्तलिफ गाँव से फायदे हो सकते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता कि पेशेंट से पर्सन बन जाए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लोगों को ट्रीट नहीं करना, लोगों को इस तरह क्योर करना है कि आप किसी 70 साल के बाबे को ट्रीट करें प्रोस्टेट के लिए, और वो ऐसा हो जाए जैसे 16 ईयर का होता है। फिर बात वो कह रही मुझे स्टैमिना है, मैं चलता फिरता हूँ, भागता दौड़ता हूँ। ये नहीं होता। ट्रीटमेंट तो एलोपैथी वाले भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो इंजेक्शन लगा के आपके दर्द नहीं रोक देते, तो फिर हम क्या कमाल कर लेते हैं? तो ये चीज़ें हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, आपके साथ मिलके पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपके जो तजुर्बात हैं उनसे भी फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि जो आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं इसमें, और डेफिनेटली होते हैं, और हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो जब केस लें उसको गौर से सुनें। जब आप सेंसेशन पर केस लेने का आपका मूड बन जाए ना, तो आप उस केस को ऑडियो रिकॉर्ड करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लिख नहीं सकेंगे सब कुछ, आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर वो केस मुझे सुनना पड़ता है ऐसे, मैं एक एक लफ्ज को अहमियत देता हूँ, और जिस जबान में, जिस लहजे में मरीज बात करे उसको एज इट इज लिखे, उसको तोड़ मरोड़ के इंग्लिश की टर्म बना के ना लिखे। मेरे अगर आप केस टेकिंग में देखें जो मरीजों की हुई है मैंने, वो 6 सफ़े की होगी, 5 की होगी, 4 की होगी, वो एज इट इज उर्दू में लिखी हुई है। इवन जहां पर उसने टिपिकल पंजाबी का वर्ड बोला मैंने वो भी लिखा, और आखिर में मैंने उस टिपिकल वर्ड का बाकायदा रिलेशन सोर्स से बना दिया। तो ये आएंगे आपके सामने। पहली रो आपकी एग्जिस्टेंस की है, ये वो रो है जिसमें बच्चा, मैंने कहा था कि माँ के पेट में होता है और उसको ये पता ही कोई नहीं है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। अच्छा, ये जो लोग हैं ये वजूद की बातें करते हैं। मेरे पास एक इंजीनियर आ गए, उसका मसला क्या था? उसका मसले कोई थे, कोई मेरे ख्याल में किडनी के कोई प्रॉब्लम थे, स्टोन वगैरह की इस तरह की चीज़ें। और वो कहता है कि जी मेंटल लेवल पे जब मैंने कुछ सवाल किए, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब आप इमोशनल लेवल पे जाते हैं तो क्या क्वेश्चन करने होते हैं। जब मैं उसको क्वेश्चन किए वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब एक बात ना बड़ी अजीबोगरीब मैं सोचता हूँ। मैंने कहा क्या? कहते हैं अल्लाह ताला ने जब ये लोगों को मार के दुनिया से ले जाना था तो कायनात क्यों बनाई? वो कहता मुझे पता है कि जो मैं सोचता हूँ मैं गलत सोचता हूँ, लेकिन ये सोच मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मतलब जब दुनिया बनाई फिर जी हमें मार दिया, मौत दे दी, तो कहते हैं क्या मकसद था? अभी उसके ज़हन में बातें इस तरह की आ जाए, क्या बातें हो रही हैं, एग्जिस्टेंस की बातें हो रही हैं। तो
मैंने कहा और महरूमियाँ ये वो, तो मैंने फिर उसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए ना उसकी वालदा से कुछ हिस्ट्री ली फ़ोन पर, तो उससे अलग बैठ के तो मैंने उसको कहा कि जी हमारी बहुत सारी हिस्ट्री होती है, मुझे डिटेल से बताएंगे। तो ये जो बच्चा है कितने नंबर पर है? कहते हैं 30 नंबर पर है। मैंने कहा आप ये बच्चा लेना चाह रहे थे? तो जो माई है वो हंस पड़ी, कहती मेरा बेटा पास बैठा हुआ। मैंने कहा नहीं बैठा हुआ। कहती हम ये बच्चा नहीं लेना चाह रहे थे, अल्लाह की तरफ से ऐसे अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, अनवांटेड प्रेगनेंसी। बिन बुलाया मेहमान, जब बिन बुलाया मेहमान किसी के घर में आता है क्या फील करता है? ये बच्चा क्या फील करता है? इंजीनियर क्या फील कर रहा है पता है क्या? कहता है मैं जी किसी को लड़ता किसी की बातों में, मेरी बातों का ना कोई वजन नहीं देता। ये हाइड्रोजन क्या है? क्या ये लाइट गैस। सोर्स बोल रहा है, कहता है मेरी बातों को कोई वजन नहीं देता, मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देता। जब डॉक्टर साहब हमारा वजन ही कोई नहीं, हमारी अहमियत ही कोई नहीं। अब देखें ये चीजें कहाँ से पहले उसको भी नहीं पता कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अनवांटेड। और जॉन शॉर्टन लिखता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी में जो आगे मसाइल बच्चों को होते हैं उनमें आप हाइड्रोजन को कई बार सोचें। अब वो लेना नहीं चाह रहे थे, वो बिन बुलाया मेहमान, आप यकीन करें जो प्रेगनेंसी हमारे दोनों पेरेंट्स के चाहने से होती है, उस बच्चे की फीलिंग्स ही और कुछ होती हैं, उस बच्चे का रहन सहन ही कुछ और होता है। जो बच्चा हम नहीं चाह रहे होते, वो जिस तरह के कंसेप्शन के टाइम हमारे फीलिंग्स होती हैं वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, ये जब ये सारा हो जाएगा ना आपका, फिर हम ना 1 by 1 एलिमेंट्स को छेड़ेंगे, बैटरिया मेडिका 1 by 1। ये तो आप एक दे लें ओवरव्यू, ताकि आप उसको प्रेस्क्राइब तो कर सके ना, थोड़ा बहुत आइडिया लेके चीज़ों तक तो पहुंचे ना थोड़ा सा। तो जो आइडिया आपके पास किंगडम का है कम से कम उसको तो इनकॉर्पोरेट भी करें जाके। अभी देखें गैसेज हैं, ये अपनी लाइटनेस का आपको देखेंगे, ये इस तरह की बातें करेंगे। या ये भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे तकलीफ है, अच्छा तकलीफ है, तो कैसी तकलीफ है? भारीपन है। अच्छा फिर क्या? आगे चलते हैं आप। तो फलां काम करते हैं इसमें रिलैक्स हो जाता हूँ। आप कहते हैं रिलैक्स का क्या मतलब है? हल्का फुल्का, मतलब उसने आपको वो हल्का फुल्का होना चाहता है। ये देखिए सोर्स बोला, तो ये पूरी जो रो है इसमें 2 आपके पास गैसेस हैं और दोनों के मसाइल एग्जिस्टेंस के। फिलहाल तो अब ये करेंगे, जाकर के क्या करना है अपने क्लिनिक में, आपने सिर्फ और सिर्फ, आज मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका तरीका, आपने रोज को लिखना है। ये रोज के ऊपर आप पढ़े, मैं लिखा एरिया ऑफ नीड, एरिया ऑफ नीड, ये मददेदार चीजें उसकी नीड है। अब उनको हासिल करने के लिए जो वो काम कर रहा है वो बदलता जा रहा है परसेप्शन उसकी रोज के अंदर। ये रोज के ऊपर देखें, परसेप्शन टू ऑब्टेन एरिया ऑफ नीड, ठीक है। अब कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, आपका पेशेंट आते हैं परेशानियां लेकर अपनी, वो आपको बताते हैं कि जो कोई सेपरेशन का इशू है, या तो हस्बैंड से सेपरेशन, या किसी प्रोफेशन से सेपरेशन, या किसी भी चीज से उनकी जुदाई का कोई मामला चल रहा है। इवन मैंने घर बदला ना डॉक्टर साहब, जब से वो पुराने वाला, तब से मेरा दिल नहीं लग रहा है इस घर में, तब से मुझे मसाइल हुए, वो बड़ा याद आता है। ये भी सेपरेशन है। फॉलो करें ना सब आप। तो वो जब सेपरेशन की बात करेगा तो फौरन आप ये समझेंगे कि मेरा मरीज जो है
वो सेकंड रो में है मिनरल के। अब वो कौन सा मिनरल है वो फिर आप अगर मज़ीद चले जाएंगे उसके साथ बातों में तो वो कोई आपको कॉलम शो कर देगा, वो कॉलम भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर है तीसरा आइडेंटिटी केयर नॉरिशमेंट का। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा, मेरे पास ख़वातीन आती हैं, डॉक्टर साहब वो ना हमें तब से मसाला जब से प्रेगनेंसी हुई है। असल में बात ये है कि वो जिस तरह से मेरे घर में पेरेंट्स के हाँ मेरी केयर होती थी ना, वो यहाँ नहीं हुई। वो जिस तरह से वहाँ केयर होती थी ना मेरी, यहाँ केयर नहीं हुई मेरी। ठीक है, और इस रो के अंदर आइडेंटिटी के अंदर शनाख्त के इशू आते हैं, चॉइसेस के इशू आते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को चॉइस नहीं कर सकते। शुरू वाले 9 जो आपके कॉलम में इनमें से जाती हैं, वो चॉइस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ मोटी मोटी, इसको हम फिर मटेरियल इसका अलग से पढ़ना है सारा। अब देखें ना, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये रो 3 में, तो इसको आप पूछेंगे ना कि भाई आप कपड़े कौन से पसंद करते हैं, कैसा कलर पसंद करते हैं? नहीं नर्स साहब मुझे नहीं पता, वो जो अम्मी ले देती है वो मैं पहन लेती हूँ, अब्बा ले देते हैं जो मैं पहन लेती हूँ। अच्छा भाई शादी कहाँ करनी, शादी कहाँ घर वाले कर देंगे, मैं कर दूँगी। अच्छा पूछें डॉक्टर साहब बस मेरी तो चॉइसेस नहीं है, उसकी अपनी चॉइसेस नहीं है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मैग्नीशियम है ये ऑर्फेंस की दवाई है, यतीम बच्चों की दवाई है। यतीम वो नहीं तो जिसके वालिदैन ही मर जाए, यतीम वो भी होता है जिसके अंदर यतीमी जैसा एहसास पैदा हुआ। वो अपनी किसी को बात इसलिए नहीं बताते कि लोग जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, जिसके साथ वो रह रहा है, वो कहीं नाराज होकर उसको छोड़ ले, तो वो अपनी केयर से भी जाता है। ऐसा बात समझ आई है? नहीं आई मेरे पास। तो इसमें चॉइसेस के इशू होते हैं। मैं एलोमिना के बारे में आपको बताऊं। एलोमिना एक क्ले है, एक तरह की क्ले टाइप चीज़ है। आप देखें मट्टी की जो चीज़ें होती हैं उनको जो बनाते हैं वो कुम्हार देहातों में, वो किसी का घड़ा बनाते हैं, किसी का जग बनाते हैं, किसी का कप बनाते हैं। जो कुम्हार की मर्जी होती है उस मट्टी से वही कुछ बनता है। तो ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की मर्जी लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं मैं डिप्लोमा करूं या BHMS करूं? आपने कह दिया BHMS करें, ठीक है डॉक्टर साहब, उनका बोझ उतर गया। उनकी चॉइसेस में दूसरे उसको सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर राजन संकार कहते हैं कि मैंने एक केस, अपना केस टेकिंग के शुरू में ही वेजिनल अब्सेस था, वेजिना के ऊपर अब्सेस था, तो वो खातून इस ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आई। तो आके कंसल्टेंसी में बैठी हैं, फिर आके मुझे उन्होंने पहला ही नफर ये कहा कि डॉक्टर साहब मैं 2 हफ्ते से ट्राई कर रही थी आपके क्लिनिक पे, लेकिन मैं आ नहीं पाई, आज मुझे फिर टाइम मिला। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कोई जॉब करती हैं कि नहीं, कहीं पढ़ती हैं नहीं, तो फिर आप आए क्यों नहीं? कहती असल में मैं ये सोच रही थी कि मैं बाई बस जाऊँ या बाई ट्रेन जाऊँ, यही नहीं मुझसे फैसला हुआ। फिर मैंने अपनी खाला से पूछा बाई बस जाऊँ या बाई ट्रेन जाऊँ, तो उसने कहा कि आप ना बस के थ्रू चलते हैं। कहते हैं बस पे आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा मैंने केस लेने से पहले ही एलोमिना लिख के रख ली, जब मैंने केस लिया तो एलोमिना ही थी। देखिए जग खुद तो नहीं जग मान जाता। अच्छा फिर एक फेज इनकी लाइफ में ये भी आता है चॉइसेस में आगे चलकर 10वें कॉलम के बाद या 10वें कॉलम के करीब जाके, कि ये डट जाते हैं अपनी चॉइस के मामले में। वालिदैन कहते हैं यहाँ शादी करनी है, वो कहते हैं गर्दन उतार दें मेरी, मैंने यही करनी जहाँ मैं चाहता हूँ, गर्दन उतार दें। मैंने वालिदैन कहते हैं आपने FSC प्री इंजीनियरिंग करनी है, वो कहता है नहीं मैंने FSC प्री मेडिकल करनी है। अच्छा ये लड़ाई होती है घर में, वालिदैन इसको डॉक्टर को बताते हैं डॉक्टर साहब बड़ा जिद्दी है, हम भी ना फौरन रेपर्टरी खोल के ऑब्स्टिनेट की रूब्रिक ले लेते हैं। कम से कम देखें यार वो बच्चा जिद किस चीज की कर रहा है, क्या वो वाकई जिद्दी है? जिद्दी को कैसे डिफाइन करते हैं हम?
जब उस बच्चे से आप पूछेंगे वो कहेगा डॉक्टर साहब मसला ये है, जहाँ मेरे पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं मैं करना नहीं चाहता। इशू तो चॉइस का है, इशू तो जिद का है ही नहीं। अगर उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गया, उसमें स्टेबिलिटी आ गई है, तो वो कैसे जिद नहीं करेगा? ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं कि हमें चीज़ों को जा करके, केसेस को जा करके बहुत डेप्थ में लेना होता है, और ये सारी चीज़ें हमें उस वक्त समझ आती हैं कि ये मैग्नीशियम बन रहा है, ये एल्यूमिना बन रहा है। जब आप मेरे साथ बैठ के यहाँ पर केस ले रहे होंगे तो फिर हमें समझ आ रहा होगा ये कैसे मैग्नीशियम बन रहा है, ये कैसे एल्यूमिना बन रहा है, ये कैसे कलकेरिया बन रहा है। क्योंकि अब हम इस वक्त तो हम इसका ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं ना पूरे पीरियोडिक टेबल का, कि आप उसको जल्दी, मैंने सिर्फ ये बात सुन के ना मैंने दवाइयों को प्रेस करना शुरू कर दिया। अब इसको हमने समझना है, ये अलामात नहीं आती, ये इमोशनल लेवल पे चीज़ें आती हैं मरीज, ये वैसे नहीं आती जिस तरह से हमारे वो चीज़ें। जब आप इमोशनल लेवल को छेड़ेंगे मरीज के तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। वो देखें, ग्रीफ की बड़ी दवाइयाँ नेट्रम है, एक अग्निशी है, आप दोनों को जरा सुन के देख लें। आप क्या यार, वो लव डिसअपॉइंटमेंट का केस हो ना, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा मेरा नेट्रम जो। अगर आप नीचे को सुन के देखें तो उसकी जो लव डिसअपॉइंटमेंट है उसमें आपको सेंसिटिविटी नजर आएगी। एक डॉक्टर साहब पता कहते हैं, एक डॉक्टर साहब हम पैथी के लव डिसअपॉइंटमेंट का केस है। मैंने कहा यार तुम्हारी तो शादी हुई है, तुम वो खातून से क्यों इस तरह है? डॉक्टर साहब जितनी वो मेरी केयर करती है ना, ये नहीं करती। यकीन करें, वो कहता है देखा मुझे थोड़ा सा बुखार हो जाए ना, वो मुझे पूछती है तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहता मैं घर में पड़ा था बुखार में, ये कोई पूछती नहीं है। मैं ये सोच तेरा तो इलाज कर लेते हैं, केयर करने वाली, ठीक है ना? ये चीज़ होती है।